दोस्तों, क्या आपने अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर महान का नाम सुना है? ऑब्वियसली मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ, आपने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी, जो जीता वही सिकंदर। दोस्तों, अलेक्जेंडर द ग्रेट मैसेडोनिया का एक शासक था। मैसेडोनिया एक सिटी है ग्रीस में। वहाँ का अलेक्जेंडर एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था। दोस्तों, उसने केवल 32 या 33 साल की उम्र तक ही लगभग पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करने का सपना बुन लिया था और 16% काम वो कर भी चुका था। दोस्तों, अगर वो थोड़े साल और ज़िंदा रहता तो शायद वो दुनिया पे ऊपर अपना और प्रकोप जमा लेता। खैर दोस्तों, आज हम अलेक्जेंडर की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे द बैटल ऑफ हाइडास्पेस की। दोस्तों, एक ऐसा बैटल जिसकी आज भी लोग मिसाल देते हैं। ये बैटल पोरस जीता था या फिर अलेक्जेंडर। दोस्तों, आपने टीवी पे आधारित कार्यक्रम देखा होगा जिसका नाम था पोरस। दोस्तों, उस कार्यक्रम में दिखाया जाता है कि अलेक्जेंडर आखिरी में लड़ाई जीत जाता है और पोरस वो लड़ाई हार जाता है। पर अलेक्जेंडर ने कुछ मनमुटाव करे थे और गलत करा था, जिससे अलेक्जेंडर बेईमानी करके वो युद्ध जीत जाता है। पर दोस्तों, क्या आपको मालूम है, सच कुछ और ही है। हम लोग से आज तक सच छुपाया गया था। दोस्तों, अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। आज आपको पता चलेगा द रियल थ्योरी ऑफ बैटल ऑफ हाइडास्पेस। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अलेक्जेंडर कहाँ रहता था, मैसेडोनिया में। मैसेडोनिया कहाँ था, ग्रीस में। दोस्तों, पहले के समय पे ऐसा बहुत होता था कि अगर कोई ग्रीक राजा या फिर कोई भी यूरोपियन राजा अगर किसी भी फील्ड में किसी और देश के राजा से हार जाता था तो उसको ग्रीक राजा अपने इतिहास में नहीं लिखते थे। पहले यूरोपियन लोग बहुत इतिहास लिखते थे, खासकर ग्रीक लोग, और उन्हीं का इतिहास सबसे ज़्यादा माना भी जाता था। केवल ये बैटल ऑफ हाइडास्पेस नहीं, ऐसे भी बहुत से इतिहास के पन्ने हैं जो ग्रीक लोगों ने झूठ लिखे हैं अपने देश की बढ़ाई चढ़ाई करने के लिए। तो दोस्तों, इसी तरह ग्रीक राजाओं ने बैटल ऑफ हाइडास्पेस के लिए भी ऐसा लिखा कि पोरस जब अलेक्जेंडर से युद्ध लड़ रहा था तो युद्ध के समय पोरस को अलेक्जेंडर ने हरा दिया था। पर उस समय जिस नदी पे वो युद्ध हो रहा था जिसका नाम था हाइडास्पेस, उसमें बहुत तेज़ बाढ़ आ गई थी और उसी बाढ़ की वजह से अलेक्जेंडर अपने गढ़ पे वापस चला गया था और अलेक्जेंडर वापस से भारत में आगे नहीं बढ़ पाया था। पर दोस्तों, क्या आपको ये लगता है कि अलेक्जेंडर जिसने पर्शिया तक में अपना प्रकोप जमाया वो एक बाढ़ के खतरे से पीछे हट जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और दोस्तों, अगर वो बाढ़ के खतरे से पीछे नहीं हुआ और फिर वापस से 1-2 दिन बाद या 1-2 महीने बाद जब बाढ़ का प्रकोप धीमे हुआ तब वापस आया होगा तो वो मगध के अंदर चले जाता। उसका सपना था कि वो पूरे दुनिया में राज करेगा। वो भारत की एक बाढ़ से पीछे नहीं हटने वाला था। और दोस्तों, अगर हम ग्रीक फिलोसफर्स की माने तो उसने अगर पोरस को हरा दिया था और बाढ़ के हटने के बाद वापस जा रहा था तो उसको मगध में भी राज करना चाहिए था। पर दोस्तों, ऐसा वो कुछ भी नहीं कर पाया था। ऐसा किस लिए हुआ? किसी न किसी रीज़न की वजह से ही ऐसा हुआ होगा। तो दोस्तों, यही प्रूफ करता है कि ग्रीक फिलोसफर्स ने गलत लिखा है भारत के इतिहास के बारे में, इस बैटल के इतिहास के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ये युद्ध आखिर कहाँ से शुरू हुआ। दोस्तों, सिकंदर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने सारे सौतेले और चचेरे भाइयों को मार डाला और निकल पड़ा अपनी सेना के साथ दुनिया में राज करने। दोस्तों, उसकी खास दुश्मनी थी ईरान से, यानी पर्शिया में, और उसने ईरान के राजा दमन को बड़ी ही आसानी से पराजित कर दिया और आगे बढ़ गया। दोस्तों, ईरान के बाद भी कई देशों को पराजित करने के बाद जब वो भारत की सीमा में आया तो बहुत से छोटे छोटे राज्यों ने उसको बहुत ही कड़ी टक्कर दी। इन राज्यों में कुनात, पेशावर, ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे राज्य मौजूद थे जिन्होंने सिकंदर को बहुत ही अच्छी टक्कर दी, जिसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार भी नहीं था। यहाँ तक कि मसाका नाम के एक राज्य में महिलाएं भी उसके सामने खड़ी हो गई थी और उस राज्य में सिकंदर को लगभग हार भी मिल गई थी। पर सिकंदर ने पीछे से वार करा अपनी पहचान के मुताबिक और संधि का बुलावा देकर पूरे राज्य को पीछे से पराजित कर दिया। दोस्तों, उसके पश्चात सिकंदर पहुंचा गांधार और तक्षशिला, पर वहां उसको कोई भी युद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दोस्तों, असल में गांधार और तक्षशिला के राजा आम भी
जिसकी लड़ाई पोरस से चलती रहती थी। उसने सोचा कि पोरस को पराजित करने के लिए सिकंदर से ज़्यादा अच्छा साथी उसको नहीं मिल सकता, तो उसने सिकंदर के साथ संधि कर ली खुद से बोलकर, और बिना किसी युद्ध के उसके साथ आ गया पोरस को हराने के लिए। पोरस से बहुत से उसने गुप्त तरीके से सिकंदर की मदद करी और पोरस को हराने में एक बहुत ही अहम रोल अदा करने लगा। इसके बाद राजा आम्भी ने सिकंदर को पोरस से लड़ने के लिए सख्त मना कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि पोरस इतना महान योद्धा है और इतना शक्तिशाली योद्धा है कि वो सिकंदर को हरा देगा। दोस्तों, पोरस सिंध और पंजाब के राजा थे, एक बहुत ही शक्तिशाली फौज के साथ। दोस्तों, हम पता करते हैं कि बैटल फील्ड में क्या हुआ। दोस्तों, बैटल ऑफ हाइडेस्पेस लड़ा गया था मई 326 BC में। दोस्तों, सिकंदर की सेना में 50,000 पैदल सैनिक और 7,000 घुड़सवार थे, और वहीं दूसरी तरफ राजा पुरु या फिर पोरस के पास 20,000 पैदल सैनिक, 4,000 रथ, 4,000 घुड़सवार और 130 हाथी थे। और दोस्तों, अलेक्जेंडर के पास 11,000 आम्भी की सेना भी थी। दोस्तों, सिकंदर पुरु राजा से लगभग 3 गुना सेना लेकर युद्ध के मैदान पे उतरा। दोस्तों, एक तरफ राजा पोरस की बहुत ही वीर सेना और दूसरी तरफ सिकंदर की राजा पोरस के 3 गुना सेना, लेकिन थकी हारी सेना, जो अभी अभी बहुत से युद्ध लड़के आ रही है। क्या आपको विश्वास था कि वो सेना राजा पोरस की बहुत ही वीर सेना को हरा देगी? दोस्तों, 3 गुना है, आसानी से हरा देगी। लेकिन राजा पोरस को अपने 130 विशालकाय और वीर हाथियों पर बहुत भरोसा था। दोस्तों, उस दिन मौसम का हाल कुछ ठीक नहीं था, बहुत बाढ़ आ रही थी झेलम नदी में। झेलम नदी को ही हाइडेस्पेस नदी बोला गया है ग्रीक भाषा में। तो दोस्तों, उस दिन हाइडेस्पेस या फिर झेलम नदी में बिल्कुल भी मौसम के आसार सही नहीं थे, किसी भी वक्त बाढ़ आ सकती थी। ये चीज़ दोनों ही पक्षों को पता थी, पर फिर भी राजा पोरस ने झेलम नदी पार करने से अलेक्जेंडर को नहीं रोका। उनको लगा कि बीच में अगर बाढ़ आ गई तो अलेक्जेंडर की सेना पहले ही कम हो जाएगी और थकी हारी लगभग 2 गुना सेना को भी आराम से हरा सकती है पोरस की सेना। दोस्तों, ग्रीक फिलोसफर्स ने ये नहीं लिखा कि अलेक्जेंडर की सेना बीच में पानी में बाढ़ में बहुत ही बुरी तरीके से फंस गई थी। अलेक्जेंडर हार की कगार पे उसी समय पर आ गया। पर फिर भी जब सिकंदर की सेना और राजा आम्भी की सेना साथ में मिलकर आई तो इन दोनों सेनाओं ने बाढ़ का भी सामना कर लिया और उसके बाद भी कई सेना बच गई और सारी सेना बहुत ही वीर योद्धाओं से भरपूर थी। वह राजा का साथ देने को किसी भी परिस्थिति में तैयार थे। अंततः जब सिकंदर और राजा आम्भी की सेना साथ में मिलकर आई और युद्ध लड़ने लगी राजा पोरस की सेना से, तो जब हाथियों ने उनकी सेना पर प्रहार किया तो सारे हाथियों ने बहुत ही भयंकर तरीके से उनकी सेना का बहुत सा हिस्सा पहले ही घंटे में बर्बाद कर दिया। दोस्तों, युद्ध के पहले दिन राजा पुरु की सेना राजा सिकंदर और आम्भी की सेना पर इतनी बुरी तरीके से भारी थी कि उनके जीतने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिख रहा था। ये सब देखते हुए सिकंदर ने बीच मैदान में जाने का फैसला करा। दोस्तों, हाथियों के साथ साथ पोरस की सेना में बहुत ही ज़्यादा आधुनिक 7-8 फीट के भाले भी हुआ करते थे, जो अगर किसी घोड़े की गर्दन में पड़ जाएं तो वो उसी समय घोड़े को मृत कर देते थे और उनका राजा भी उसी समय गिर जाता था। दोस्तों, राजा पोरस और उनकी पूरी सेना के अहम लोग हाथी के ऊपर बैठे रहते थे, तो उनको मरने का कोई भी खतरा नहीं रहता था। उनके हाथी से ऊपर ही कोई भाला नहीं पहुंच पाता था, तो उनको मारने की तो बात दूर है। तो दोस्तों, युद्ध में ऐसा हुआ था कि राजा पुरु के भाई अमर ने राजा सिकंदर के घोड़े बुकीफाइलस को अपने भाले से मार दिया और सिकंदर ज़मीन पर गिर गया निहत्थे। राजा पुरु जैसे ही उसको मारने आए तो राजा पुरु पीछे हट गए। ये डर नहीं बल्कि ये एक आर्य राजा का शास्त्र धर्म था कि किसी भी राजा को निहत्थे नहीं मारना चाहिए। इसके बाद राजा सिकंदर के सेनानिक ने उनको हवा की गति से उठाकर जल्दी से अपने गढ़ में ले गए, इसके पहले राजा पुरु कुछ भी समझ पाते। इसके बाद राजा सिकंदर की सेना का मनोबल पूरी तरीके से टूट चुका था
वो बेहद ही बुरी तरीके से डर गए थे राजा पुरु की सेना से। उन्होंने आगे कुछ भी करने की ना सोची और वापस से दूसरे कार्यक्रम में चल दिए और इंडिया यानी भारत से वापस चल दिए। दोस्तों, सिकंदर की बहुत बड़ी हार थी और यही हार का उसको बहुत दुख था और इसी दुख का वो हमेशा बुरा मानता रहता था और इसी के कारण उसकी सेना में बहुत विद्रोह चल गया कि हम लोग ने सेना वापस क्यों ले आई, हम लोग को वहाँ युद्ध और लड़ना चाहिए था। दोस्तों, इसके बाद सिकंदर को वापस जाना था, लेकिन वो अपने उस रास्ते से वापस नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ भी बहुत सी सेना मौजूद थी। पर उसको ये नहीं मालूम था कि अगर वो सिंधु नदी से जाएगा तो उसको जाट वीरों और पंजाबी वीरों का सामना करना पड़ेगा, जिसको पहले जाट प्रदेश भी बोलते थे। हरियाणा के उस इलाके में जब सिकंदर घुसा तो सिकंदर का सामना बहुत ही शक्तिशाली जाट वीरों और पंजाबी वीरों से हुआ। उसका सामना सिकंदर बिल्कुल भी नहीं कर पाया और वहीं उसकी अधिकतर सेना का सफाया हो गया। इसके बाद भागते वक्त सिकंदर के सीने में जाट वीर का एक भाला आकर लगा और वो सिकंदर के सीने से आर पार हो गया। उसकी मृत्यु उस वक्त नहीं हुई, पर उसके आगे गांधार की घाटी पर उसकी मृत्यु हो गई। अब दोस्तों, इसी के अपक्ष में बहुत से इथोपियाई साइंटिस्ट लिखते हैं कि राजा पुरु ने बाद में सिकंदर को हरा दिया था और सिकंदर ने संधि पत्र लिखा था और उसके बाद राजा पुरु ने उसको मान भी लिया था और सिकंदर को नहीं मारा था और उसके बाद सिकंदर ने राजा पुरु को अन्य राज्य जीतने में बहुत सी सहायता भी करी थी। वहीं दूसरी ओर बहुत ही नामचीन साइंटिस्ट प्लूटार्क लिखते हैं कि सिकंदर की सेना 8 घंटे तक युद्ध करती रही, उसके बावजूद भी उनको हार ही मिली और उसके बाद उन्होंने अपने सर टेक दिए और वहीं सिकंदर को मार दिया गया। दोस्तों, सिकंदर की मृत्यु भी बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय है। कुछ लोग कहते हैं कि सिकंदर की मृत्यु उनके फ्लाइट के दौरान हुई थी जब वो बेबीलोन जा रहे थे, जिसको आज हम ईरान के नाम पर जानते हैं। दोस्तों, कुछ कहते हैं कि सिकंदर की मृत्यु उत्सव के दौरान उनको जहरीली शराब पिलाने के कारण हुई थी। कुछ कहते हैं कि सिकंदर की मृत्यु निमोनिया या फिर कोई ऐसी बीमारी से हुई थी। दोस्तों, सिकंदर की मृत्यु का कारण तो आज तक भी एक रहस्य है, पर सिकंदर ने मरने के पूर्व 3 इच्छाएं मांगी थी, जिसको पूरा करने की कोशिश सभी यूनानी लोगों ने पूरा जोश लगा के करी थी। दोस्तों, उसकी 3 इच्छाएं आज भी इतनी रहस्यमयी है कि उनको आज भी 3 सबसे महत्वपूर्ण इच्छा किसी भी राजा के द्वारा मांगी गई हैं, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, उसकी तीनों इच्छा का कोई ना कोई मतलब ज़रूर निकलता था। वो सही है या गलत ये समझने वाले के ऊपर है, यानी आप लोग के ऊपर है। उसकी पहली इच्छा थी कि उसका इलाज करने वाले हकीम ही उसका ताबूत पकड़ेगा। ऐसा इसलिए ताकि वो ये दिखा सके कि हकीम उसका इलाज करने में सफल नहीं हो पाया और वो इलाज की जंग हार गया। दूसरी इच्छा थी कि उसका जमा करा हुआ सारा धन उस रास्ते पर बिछा दिया जाए जिस रास्ते पर उसका ताबूत निकलेगा। उसकी ये इच्छा ये दर्शाती थी कि इंसान अपने जीवन में जो भी कमाता है वो आखिर जाके किसी काम का नहीं रह जाता है। उसकी तीसरी इच्छा थी कि ताबूत में उसके हाथ खुले छोड़ दिए जाएं। इस इच्छा का अर्थ था कि इंसान अपने जीवन में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। दोस्तों, सिकंदर को सिकंदर महान कहने में इन 3 इच्छाओं का भी बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल के बगल में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।